यूपी-एपीओ मुख्य परीक्षा 2022 का एविडेंस का पेपर है और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप सारा बेहतरीन तरीके से कि कैसे कैसे आपको प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करनी है। देखिए, अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, अब लास्ट टाइम है। यहाँ पर पेपर का पैटर्न एक चीज़ आपने पहले देख लिया होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि जब से एग्ज़ाम्स अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पर ये कहूँगी बहुत ओल्ड आप मत देखो, 2000 जो आप 6 से बाद का देखो, 2002 से आप देखो, 2002 से 2022 तक का पैटर्न आप देखो कि सेम नहीं है बिल्कुल भी। पहले ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती थी वो इलस्ट्रेशन पर ही आ जाती थी, आती तो आज भी, ऐसा नहीं कि अब नहीं आएंगी, अब भी आएंगी, लेकिन अब डायरेक्ट सेक्शन का जो दृष्टांत रहता था, इलस्ट्रेशन रहता था, अब उससे डायरेक्ट नहीं दे रहे प्रॉब्लम उठा के। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ आएगा और आपको यहाँ पूरा पेज ही नजर आ रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा पूरा का पूरा पेज प्रॉब्लम पर डिपेंड है। तो क्या मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम ही पूछी गई हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल, अभी मैंने आप लोगों को क्रिमिनल प्रोसीजर का पेपर कराया तो उसमें भी आपने देखा कि लगभग 60% जो पेपर था वो पूरा प्रॉब्लम पर डिपेंड था और उसमें से 20% प्रैक्टिकली क्वेश्चंस थे और लगभग बस आपका जो 30% है वो नॉर्मली आपका सेक्शन बेस्ड रखा हुआ था। तो हमको हमारी प्रिपरेशन उसी तरीके से लेकर चलनी है। अब सीधे तरीके से तैयारी करेंगे तो पेपर नहीं होगा भाई। और ये आप लोगों का जो है 100 नंबर का है, ये 100 नंबर का है। देखिए, दो पेपर जो हमारा 100 मार्क्स के, एक तो आपका हिंदी है और एक आपका एविडेंस है, साक्ष्य जिसको अब हम बोलेंगे, एविडेंस अब नहीं कहेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों में ही आपका जो है दिया हुआ है, ठीक है, दोनों के अंदर दिया हुआ है। अब ये अकेला सब्जेक्ट, जैसे बेनिफिट क्या है कि हम जो पीछे क्रिमिनल प्रोसीजर करते हैं उसमें आपका जो है 100 नंबर में 3 सब्जेक्ट तैयार करने हैं आपको, तो उनमें तो आप कम कम करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये अकेला 100 नंबर का है तो ज़्यादा बेहतरीन नंबर आपको दिला सकता है। और दूसरा, अगर मैं हिंदी मीडियम वालों की बात करूँ भाई, तो आपको हिंदी दिला सकती है भाई, 100 नंबर की आती है और उसमें हम मानते हैं कि इनका सिलेबस अनलिमिटेड होता है, लेकिन अगर आप पुराने साल का देखोगे तो बहुत हाई लेवल का जो है हिंदी में नहीं पूछा जाता, बहुत नॉर्मल चीज़ें, बार बार रिपीटेड वाली चीज़ें जो है उसके अंदर आपकी आती हैं। चलिए यहाँ पर टू द पॉइंट आते हैं एविडेंस साक्ष्य के अंदर। देखिए, पहले क्वेश्चन जो दो हैं दोनों मैंडेटरी करने, मतलब एक क्वेश्चन है ABC दो दे रखे हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो क्वेश्चन भी एक हो और उसका मतलब एक ही दिया हुआ हो, दो तीन मिलेंगे, ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पर है उपधारणाएं, तो मतलब उपधारणा से एक बात तो आप समझ गए कि पहला क्वेश्चन भाई प्रेजम्पशन पर पूछा गया है, इंग्लिश में कहेंगे ऐसे तो प्रेजम्पशन उपधारणा पर है कि उपधारणाएं तर्क करने से आप मतलब है, तो यहाँ पर तथ्य की उपधारणा आ गई कि उपधारणाएं तर्क करने तथा उत्पादन में सहायता करती हैं, क्योंकि इनसे किसी जांच के प्रयोजन के लिए कुछ तथ्यों की सत्यता पर विश्वास कर लिया जाता है। मतलब जहां पर किसी मामले में जो फैक्ट हैं उन पर खुद विश्वास कर रहा है, कोर्ट अनुमान लगा रहा है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, वह स्वयं सामान्य अनुभव पर आधारित है या किसी प्रकार की अधिसंभाव्यता पर, केवल नीति सुविधा पर। इस कथन की विवेचना कीजिए, उपधारणाओं के प्रकार बताइए। अब दो, सबसे पहले तो जो पूरा स्टेटमेंट है इसको आपको विवेचना करनी है, इसका एक्सप्लेन करना है इसको, और फिर उसके बाद उपधारणाओं के प्रकार बताने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो दो तरीके से पूछ लिया। अब एक टाइप्स तो एक उत्तर तो हो जाएगा प्रकार, और एक इसका क्या हो जाएगा, डिस्कशन हो जाएगा। अब जब आप इसको डिस्कशन करेंगे तो आप उपधारणाओं के बारे में ही तो बताएंगे, ठीक है, किसके बारे में कि भाई उपधारणा करेगा, उपधारणा कर सकेगा, निश्चय, सबूत, उन सब के बारे में ही तो हमको बताना है, उपधारणाओं के बारे में बताना है क्या होती हैं। साथ ही साथ वो हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर वो धाराएं जहां पर न्यायालय क्या कर रहा है, प्रेजम्पशन कर रहा है, वो सेक्शन भी हमको यहाँ पर बताने, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है कि कुछ तथ्यों की सत्यता पर विश्वास कर लिया जाता है, तो बताने होंगे भाई। सेक्शन 117 हम लोग पढ़ते हैं, 118 हम लोग पढ़ रहे हैं, 117 में क्या कर रहे हैं, जो आपका आत्महत्या वाला मैटर है तो उसमें भी तो कोर्ट प्रेजम्पशन कर रहा है ना, मैं प्रेजम्पशन कर रहा है। 118 जो दहेज मृत्यु उसमें भी प्रेजम्पशन कर रहा है। 116 आप पढ़ते हैं धर्मस्थ की उदाहरण, उसमें भी प्रेजम्पशन, उसमें कौन सी कर रहा है, उसमें कंक्लूसिव प्रूफ है, निश्चयक उपधारणा है। तो यहाँ पर वो चीज़ें हमको सारी की सारी इलैबोरेट करके इनको बतानी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं उपधारणाओं के प्रकार। तो उपधारणाएं कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक उपधारणा कौन सी होती है, एक होती है आपकी फैक्ट की, ठीक है, और एक होती है आपकी लॉ की, इनकी एक विधि की होती है और एक आपकी तथ्य की उपधारणा होती है। अब तथ्य की उपधारणा में हमारी कौन सी आती है भाई, तथ्य की उपधारणा में हमारा केवल आ जाएगा क्या,
मे प्रिज्यूम उपधारणा कर सकेगा। तथ्य की उपधारणा में विधि की उपधारणा में कौन कौन सी आ जाती हैं आपकी, एक तो सेल्फ प्रिज्यूम आ जाएगा, कंक्लूसिव प्रूफ आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको फिर इसके बारे में हमको लिखना है। ठीक है, मैं पहले भी एक चीज़ बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा तो अब हमको खोलकर नहीं बताना, वो इसलिए नहीं बताना होता भाई क्योंकि वो आपको स्पेस देते हैं, तो उसी हिसाब से हमको जो एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब नेक्स्ट है हमारा इसका बी क्वेश्चन। बी कह रहे कि कह साक्ष्य। अब देखो इंटेंशन भी है और बात भी मिथ्या है कि जो कह है वो साक्ष्य है और मिथ्या रूप से, मतलब वो जो झूठ बोल रहा है ना वो इंटेंशन के साथ बोल रहा है। ठीक है, बी को विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित करता है। झूठ कौन बोल रहा है, ए बोल रहा है। किससे बोल रहा है, बी से बोल रहा है, और इस झूठ से उसको कुछ विश्वास दिला रहा है। क्या, कि जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है वो कै का है। कै ने कै को विश्वास दिलाया, और मिथ्या झूठा कि जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है वो कै का है और वो उसको खरीद ले, क्रय करने और मूल्य चुकाने के लिए उत्प्रेरित करता है। अब समझ आ रहा होगा, बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ आएगा। अच्छा ये तो वहाँ है भाई। अब तत्पश्चात ये जो बेचारा कै है, ये जो कै है, ये क्या करता है, उसको उसके कहने से खरीद लेता है। ठीक है, अब लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होता है, वो हिंदुस्तान मशीन टूल्स वास्तव में कै का हो जाता है, और कै भी इस आधार पर वो जो विक्रय, यानी कि कै ने पहले कै के कहने से जो उस हिंदुस्तान मशीन टूल्स को खरीदने के लिए प्रेरित किया था और कै ने खरीद लिया था। अब कै इस आधार पर उस विक्रय को आपास्त कराना चाहता है कि जब वो विक्रय किया गया था उस समय तो कै का उसमें हक था ही नहीं, तो इस आधार पर उसको सेटिस्फाइड कराना चाहता है। तो क्या करा सकता है, अब कुछ भी चेंज नहीं है भाई, बट चीजें जैसे मैंने कहा एज इट इज इलिस्ट्रेशन नहीं रख रहे, उसको चेंज कर दे रहे, तो वैसे चेंज कर दिया। डिक्टो आपका सेक्शन 121 जो आपका एस्टोपल है, विबंध है, उस पर रखा गया है, उसका जो इलिस्ट्रेशन है ना सेम है, बस वहां पर प्रॉपर्टी की जगह क्या रख दिया, हिंदुस्तान मशीन टूल्स नाम रख दिया है। तो बिल्कुल आपका डिक्टो वही है। तो क्या अब हमको बताना ये है कि क्या अब कै को इस विक्रय को आपास्त करने दिया जाएगा। अब क्योंकि ये जो हमारा दृष्टांत था ये पूरी तरीके से पिकर्ड बनाम सीयर्स के मामले में जो स्टोरी थी उस पर डिपेंड था। ठीक है, तो अब हम यहाँ सबसे पहले तो हमको सेक्शन 121 के बारे में थोड़ा सा बताना। वैसा नहीं कि हम सेक्शन 21 पूरा खोल देंगे, नहीं भाई, क्योंकि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब सबसे पहले तो हम क्या बताएंगे कि बिल्कुल वो विक्रय को आपास्त क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि ये विबंध के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। विबंध कहाँ है, 121 के अंतर्गत दिया हुआ है। आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य, घोषणा या लोभ के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को शासक क्या करा रहा है, विश्वास करा रहा है किसी चीज़ के लिए, और सामने वाला उस पर विश्वास करके अपनी स्थिति में परिवर्तन कर ले रहा है, तो फिर बाद में उसे अपनी बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर कै ने पहले कै को विश्वास करा दिया कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स मेरा है। अब अगर जो कै था उसने तो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया ना, मतलब उसको खरीद लिया उसकी बात पर विश्वास करके, तो वह कै अपनी बात से नहीं मुकर सकता है। फिर उसके बाद हमको यहाँ इतना बताने के बाद फिर बिकर्ड बनाम सीयर्स के मामले के बारे में थोड़ा सा बताना है, क्योंकि उसके सिद्धांत पर आधारित हमको डिसीजन देना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चेंज हो गया है, इलिस्ट्रेशन आपका उसी पर रखा हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा, अब ये हमको करना कंपलसरी है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है भाई कि पुलिस की अभिरक्षा के दौरान अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा की गई संस्वीकृतियों की साक्ष्य में ग्राह्यता से संबंधित प्रावधानों का पूर्णतः स्पष्टीकरण दीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि पुलिस की कस्टडी के दौरान, अब वो पुलिस अभिरक्षा के दौरान दे रहा है, तो क्या उसकी संस्वीकृति जो है वो ग्राह्य होगी। तो कौन सा सेक्शन कह रहा है भाई, 23 कह रहा है। कौन सा कह रहा है, 23 कह रहा है। तो अब कौन 23 को बताना होगा। ठीक है, 23 क्या कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए कोई संस्वीकृति करता है तो फिर उसे उसके विरुद्ध साबित नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकते हो आप लोग। अब यहाँ पर बहुत से केस आते हैं, जैसे आब्राहम लेस्टर का बहुत फेमस केस आता है कि तांगे वाले जो पुलिस थी वो उसको लेकर जा रही थी, पुलिस वाले थोड़ा अलग घूमने के लिए चले जाते हैं या फिर चाय वगैरह कुछ भी पीने के लिए चले जाते हैं, और उसके पश्चात वो जो व्यक्ति है अभियुक्त है वो तांगे वाले से कन्फेस करता है ऑफेंस की, तो वहाँ पर वैलिड नहीं होगा। पुलिस वाले बाहर खड़े हैं, अभियुक्त जो डॉक्टर से कन्फेशन कर रहा है तो वो भी वैलिड नहीं होगी। इस तरीके से यहाँ पर जो है कुछ इलिस्ट्रेशंस टाइप, केस लॉस टाइप से आपको यहाँ पर जो है करने हैं, पूर्णतः स्पष्ट करवा रहा है। और भी इसमें आपको यहाँ पर बताने कि सेक्शन 22 को भी आप थोड़ा सा इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर प्राधिकारवान व्यक्ति दिया हुआ है।
कि जब कोई व्यक्ति को संस्वीकृति जो है वो किस आधार पर करता है, उत्पीड़न के आधार पर कर रहा है, आपका धमकी, वचन, प्रपीड़न, इनके आधार पर अगर कर रहा है, और वो जो उसको धमकी या वचन वगैरह जो उसका इफेक्ट है वो किसकी तरफ से है, प्राधिकारवान व्यक्ति की तरफ से होता है, तो फिर कार्यवाही में उसको जो है उसके विरुद्ध यूज नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से बताते, थोड़ा सा आपको ये भी इलैबोरेट इसमें करना है कि भाई ये बताओ पुलिस कस्टडी में रहते हुए कन्फेशन को क्यों यूज नहीं किया जाता, क्योंकि सबको पता है कि पुलिस जो है सच को झूठ और झूठ को सच बना सकती है टॉर्चर करके एक्यूज्ड को, तो वो तो किसी भी ऐसे ऑफेंस को उससे उगलवा सकते हैं ना जो उसने वास्तव में बेचारे ने नहीं किया है। तो ये कि उसकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और पुलिस कस्टडी में रहते हुए किसी की संस्वीकृति को क्या नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट जो है आप ग्राह्य नहीं बना सकते हो, बशर्ते अगर आप इसमें नोट करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि इसमें पूछा नहीं गया वैसे कि इसी का जो आपका दूसरा सबसेक्शन आता है 23 का, वो ये कह रहा है कि अगर पुलिस कस्टडी में रहते हो मजिस्ट्रेट से कर रहा है तो वैलिड होगी, क्योंकि 1 आपका किस में वैलिड है, 83 के अंतर्गत वैलिड आता है BNSS में। ठीक है, इतना थोड़ा थोड़ा ही मैं इसमें एक्सप्लेन कर सकती हूँ ताकि आपको अंदाजा यहाँ पर हो जाए। अब इसका दूसरा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, A हो गया, B हो गया, B में आप देख रहे हो B में भी 1 हो गया, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखते हैं भाई, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी क्या है, प्रॉब्लम है। कै पर गबन का आरोप है, कै पर गबन का आरोप लगाए जाने पर, आरोप लग गया है भाई, वह अपनी प्रतिरक्षा के लिए क्या कर रहा है, अधिवक्ता B को हायर करता है। ठीक है, अब कुछ कुछ चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, यानी कि कै पर गबन का आरोप लगाया, कै अपने डिफेंस के लिए एडवोकेट B प्रतिधारित करता है। अब कार्यवाही के अनुक्रम में कै देखता है, कै कौन है, एडवोकेट है भाई। अब लेकिन जब मामला चलता है तो कै क्या देख रहा है कि कै की जो अकाउंट है ना, लेखा बही है, उसमें एक प्रविष्टि की गई है। ठीक है, कि कै द्वारा उतनी रकम देनी है जितनी के बारे में अभी कथित है, जिसका गबन किया गया था। और ये जो एंट्री थी, सबसे बड़ी बात की जो प्रविष्टि थी, यह उस समय नहीं थी जब मामला शुरू हुआ था। लाइन ये सबसे फेमस है। ठीक है, क्योंकि ये क्या मतलब है कि जब मामला स्टार्ट हुआ था उस समय यह एंट्री उस लेखा बही में नहीं थी। तो क्या अब एडवोकेट जो है अधिवक्ता को प्रकटन से संरक्षण है, किससे, कै के द्वारा बताई हुई बातों से। तो सबसे पहले तो सेक्शन फाइंड करते हैं, कहाँ जाएगी भाई, कहाँ क्या जाएगी भाई, आपका विधिक संसूचनाएं आ जाती हैं कि जब कोई मतलब जो कक्षीकार है, क्लाइंट है, अपने अधिवक्ता को उसको नियोजन के अनुक्रम में कोई बात बता रहा है, कोई दस्तावेज दे रहा है, तो प्रकटीकरण से संरक्षित है। तो यहाँ पर भी क्या जो है वो भी क्या है, क्लाइंट है, बी को उसके नियोजन के अनुक्रम में विश्वास करते हुए तो बता रहे कि उसने इतनी चीजों का गबन किया, लेकिन क्या गबन में जिस रकम के बारे में उसने बताया वो उस अकाउंट में, उस बही खाते में उस समय थी, उस बुक में जब उसने उसको कै को दिखाया, नहीं थी, बाद में आई। तो यहां पर सारी बातें ए ने बी से क्लियर नहीं की। तो सबसे पहले तो सेक्शन आएगा 132, बीएसए का सेक्शन 132। अब यहां पर जो ये है कौन है, अब यहां पर जो ये क्या है ना, अब इसकी ने जो संसूचना दी थी कै को, अब कै उसके प्रकटीकरण से बाध्य मतलब संरक्षित करने के लिए बाध्य नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर कै ने उससे बातें छिपाई हैं, नियोजन के अनुक्रम में जो चीजें थी वो सारी सही नहीं थी, बाद में भी इसने एंट्री की थी। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर बी को किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं मिला हुआ होगा, वो एक ही बातों को संरक्षित नहीं रखेगा, उनको बताने के लिए यहाँ पर बिल्कुल आजाद है। क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि अगर ऐसा भाई तुम करोगे तो वो आप अपराध को बढ़ावा दे रहे हो। लेकिन यह केवल हमारा 132 कह रहा है, ये भी आप लोग जानते हो। ठीक है, इतना भी हमको यहाँ पर पता है, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर इसको, यहाँ पर वो प्रकटीकरण से संरक्षित नहीं है, एक ही बात है। एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं फटाफट, एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी आपको बाद में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये अब दूसरे का ये फिर एक प्रॉब्लम है, ये कह रहा है कि भाई विष द्वारा बी की हत्या करने के लिए ए का विचारण हो रहा है। हत्या किसकी हुई है, बी को मारा गया है, उसकी हत्या के लिए विचारण ए का हो रहा है। कैसे मारा था, जहर देकर मारा था। अब फैक्ट क्या आते हैं, तो हो गया हमारा मामला। ठीक है, हत्या हुई थी विष से, विचारण हो रहा है ए का भी, ए ने दिया था उसको जहर। अब फैक्ट निकल कर क्या आता है कि क्या जब बे की मृत्यु हुई थी तो क्या उससे पहले जो ए था उसने बे को जो विष दिया गया था उसके जैसा विष प्राप्त किया था। क्या तथ्य रिलीवेंट है, नहीं है।
सबसे पहले तो बताओ, ये एक नॉर्मल पूछी है तो क्या रिलीवेंट है या नहीं है? बिल्कुल रिलीवेंट है। किस में रिलीवेंट होगा? अब अगर मैं अब देखूं तो धारा 6 किसमें? पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती तैयारी में। तो यहाँ पर ये कि भाई जो विष बी को दिया गया था ना, ए ने बी के मरने से पहले ऐसा ही विष खरीदा था, ये सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग तैयारी के लिए जो है रिलीवेंट माना जाएगा। सबसे पहले तो आपको बताने की तथ्य रिलीवेंट है। कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग रिलीवेंट है? 8 के अकॉर्डिंग रिलीवेंट है कि वे तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की तैयारी या हेतु को दर्शित या गठित करते, वो क्या होंगे? रिलीवेंट होंगे। किसको? तैयारी या हेतु को दर्शित या गठित कर रिलीवेंट होकर। ये क्या दर्शित कर रहा है भाई? ये तैयारी दर्शित कर रहा है किसको? बै को मारने की। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको प्रॉब्लम फाइंड करनी है, सेक्शन फाइंड करने हैं, उसके बाद ही हम प्रॉब्लम को जो है अच्छे से कर पाएंगे। तो ये आज के 2 क्वेश्चन ही, इसके आगे के कल करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आप लोग शेयर करें ताकि और भी वो बच्चे जो कि यूपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे।